हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 67। तुम उसके काबिल नहीं, वो मेरी टाइप की नहीं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया अद्वैय को बिट करने से रोक लेती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से ये कंफर्म्ड हो जाता है कि अद्वैय सच ने एक लड़की को डेट कर रहा है और वो ही उसकी मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड है। जैसे ही जया वहां से जाने लगती है तो अद्वैय उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख जया उसे देखने लगती है तो वो जया से कहता है कि उन दोनों को बात करनी चाहिए। अद्वैय की बात सुन जिया उससे आगे कुछ नहीं कहती। वो दोनों जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि तभी महेश्वरी बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। वो जिया को देख के कुछ ऐसा कहता है जिस वजह से वहां खड़े सभी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अद्वैय भी जवाब में कुछ ऐसा कहता है जिस वजह से वहां खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अद्वैय जिया को उसकी वुमन कहता है, यानी कि वो ये कहते हुए पास्ट की सारी रूमर्स को कंफर्म कर रहा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वहीं ये सुन माहिरा जल भून जाती है। तभी महेश्वरी अद्वैय से कहता है कि तो एक लड़की ने उसके गले में पट्टा डाल ही दिया, जिसके जवाब में अद्वैय उससे कहता है कि एक शेर शेर ही रहता है और वो अपनी बात करे। वो उसे होटल का वो इंसिडेंट याद दिलाता है जहां उसे एक टाई से बुरी तरह बांध के रखा हुआ था। तो अद्वैय की बात सुन महेश्वरी भड़क जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था उस इंसिडेंट के पीछे अद्वैय है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये सब करने वाला अद्वैय नहीं बल्कि ब्लैक नाइट थी, लेकिन वो उसे इसी गलतफहमी में रहने देता है। अद्वैय की बात सुन महेश्वरी उससे बदला लेने की बात कहता है तो अद्वैय तंजिया हंसते हुए कहता है, गो अहेड। इतना कह वो जिया का हाथ वापस से पकड़ते हुए कहता है, लेट्स गो। महेश्वरी बेट जीतने के बाद भी जहर का घूंट पीकर रह जाता है। अद्वैय की बात मानते हुए जिया भी उसके पीछे पीछे चल देती है। आज जिया को पहली बार किसी ने ऐसे प्रोटेक्ट किया था। उसे ये देख अच्छा लगता है। वैसे तो उसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों अद्वैय के ऐसा करने से उसका दिल एक वार्मथ से भर गया था, और वो आज पहली बात अद्वैय को एडमिरेशन भरी निगाहों से देख रही थी। जिया का हाल बिल्कुल उस गाने की तरह था। वो गाना है ना, शायद आपने सुना होगा। कहने को तो साथ अपने एक दुनिया चलती है, लेकिन चुपके से इस दिल में एक तन्हाई पलती है। वैसे किसी ने ये गाना सुना है तो कमेंट में जरूर बताना। जिया कुछ वैसी ही थी, इसलिए तो कौशल्या जी उसके लिए ऐसा जीवन साथी चाहती थी, जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहे, जो हमेशा उसका साथ दे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बड़ी पोती से प्यार नहीं करती थी, लेकिन जीविका का ख्याल रखने के लिए आदित्य थे। लेकिन जिया, वो तो आदित्य की डांट के लिए भी तरस जाती थी। और वैसे भी आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, कोई एक इंसान होना चाहिए जिसके सामने बस आप बिखर जाओ और वो आपको संभाल ले, बिना आपको जज करे। और वो इंसान जरूरी नहीं आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है कोई दोस्त या बहन भाई या आपके पेरेंट्स। वो कोई भी हो सकता है। ये आपकी जिंदगी के वो इंसान होते हैं जिनके सामने आपको कुछ भी कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप निश्चिंत होते हो कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो इंसान संभाल लेगा। जिया और अद्वैय माहिरा के बगल से होते हुए ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये देख महिरा अपनी ड्रेस को कस के मुट्ठी में भींच लेती है। वो इस वक्त अपना गुस्सा काबू में किए थी, क्योंकि वो यहाँ तमाशा खड़ा नहीं कर सकती थी। उनके वहां से जाते ही सात्विक, अमन और वरदान तीनों भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वरदान को तो वैसे भी जिया से बहुत कुछ पूछना था। ऊपर से उसका यूं सबके सामने वो सब करना वरदान को परेशान कर रहा था। अद्वैय उसका हाथ पकड़ के लॉबी के पास ले आया था। वो जिया का हाथ वैसे ही पकड़े उससे पूछते हुए कहता है, अब मुझे बताओगी वो सब क्या था। जिया अद्वैय का सवाल सुन उसकी आंखों में देख ही रही थी कि तभी अद्वैय के पीछे से एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हाँ जिया वो सब क्या था, और तुमने बिड करने से मुझे मना क्यों किया। ये आवाज थोड़ी तेज थी, जिसमें नाराजगी छलक रही थी। उस आवाज को सुन और उसकी बात सुन अद्वैय और जिया दोनों ही उस डायरेक्शन में देखते हैं, तो वहां कोई और नहीं बल्कि वरदान खड़ा था। ये देख अद्वैय को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगा जिया सिर्फ उसे रोकने के लिए यहाँ आई होगी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। उसका उसे और वरदान दोनों को ही रोकना मतलब कोई तो बात है। वरदान की बात सुन जिया अपना हाथ अद्वैय से छुड़वाते हुए बोली,
अभी मैं तुम दोनों को बस इतना बता सकती हूँ कि ये एक घाटे का सौदा था, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए यहाँ आना पड़ा। सच्चाई खुद ब खुद कल शाम तक तुम्हारे सामने होगी। और वैसे भी मैं यहाँ नहीं आती अगर तुम्हारे ठकारा फोन काम कर रहे होते तो। आज ही तुम दोनों उन्हें गाड़ी के टायर के नीचे दे देना। इतना कह वो गुस्से में अमन और वरदान को देखने लगती है। ये देख अद्वैय अमन को घूर के देखता है, लेकिन अमन की समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन जिया की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ छलक रही थी। इसका मतलब उसने अमन और वरदान दोनों को ही कॉल किया था। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हुई हूँ आज। अगर तुम्हारे फोन लग जाते तो मुझे यहाँ इतनी दूर आना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब खैर, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना कह जैसे ही जिया जाने को हुई, तभी वरदान उसे रोकते हुए, जिया। जिया पलट के देखते हुए थोड़ा झल्लाहट भरी आवाज के साथ, अब क्या है वरदान? वो अंदर जो कुछ हुआ। इतना कह वो रुक जाता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगता है। अब वहां खड़े लोगों में कोई भी इतना स्टूपिड तो था नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा है उन्हें समझ में ना आए। उसकी बात सुन अद्वैय और जिया एक बार फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जिया अद्वैय की आंखों में देखते हुए बोली, वो मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये सुनता जो नहीं है, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा। ये लास्ट लाइन कहते हुए वो अद्वैय से नजर फेरते हुए वरदान को देखती है। तो वही अद्वैय को जिया की बात अच्छी नहीं लगती। उसे क्या जरूरत थी किसी को भी सफाई देने की। तो वही इतना कह जिया वहां से बिना कुछ आगे कहे चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां कुछ पल एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए वरदान अद्वैय को देखते हुए कहता है, उससे दूर रहो, समझे, क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं। इतना कह वो भी एक गुस्से भी नजर अद्वैय पे डालते हुए जैसे ही वहां से जाने को हुआ। तभी अद्वैय तंजिया हंसते हुए कहता है, और ये बताने वाले तुम कौन होते हो वरदान? और वैसे भी तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरे टाइप की नहीं। इतना कह वो भी उसके बगल से होते हुए आगे निकल जाता है। यहाँ सबका अपना ही टशन था। उसके जाने के बाद वरदान मन ही मन खुद से कहता है, तुम भले ही एक दूसरे के टाइप के हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हमारे रास्ते में आने नहीं दूंगा। खुद से इतना कह वो भी होटल पैराडाइज से बाहर आ जाता है। लेकिन अद्वैय जो जिया से कहना चाहता था वो बात तो अधूरी ही रह गई थी। तो वही वरदान का क्या मतलब था कि वो उसे उनके रास्ते में नहीं आने देगा। क्या वरदान करता है जिया से प्यार? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 74 आदित्यनाथ जी का गुस्सा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय और जिया बिडिंग हॉल से बाहर आ गए थे, जहां अद्वैय होटल की लॉबी में जिया से पूछता है कि वो सब जो उसने किया वो क्या था। उसके सवाल का वो कोई जवाब देती कि तभी वरदान भी वहां आ जाता है और वो जिया से सेम वही सवाल पूछता है। तो जिया जवाब में कहती है कि उन्हें उनका जवाब कल शाम तक मिल जाएगा। फिर वरदान जिया से अद्वैय और उसके बारे में पूछता है, तो जिया उसे बताते हुए कहती है कि अद्वैय उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे वो सब करना पड़ा, क्योंकि वो बिडिंग को रोकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अद्वैय को जिया का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उसे क्या ही जरूरत थी वरदान को उनके बारे में कोई भी सफाई देने की। जिया के जाने के बाद वरदान अद्वैय को जिया से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो उसे उसके काबिल नहीं समझता था। लेकिन अद्वैय भी वरदान से उसी के लहजे में जवाब में ये कहते हुए निकल जाता है कि जिया वैसे भी उसकी टाइप की नहीं है। अद्वैय की बात सुन वरदान खुद से ही कहता है कि वो उसे उनके रास्ते में नहीं आने देगा। वैसे गाइस सोचने वाली बात है, दोनों ही जिया के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने जिया को समझ क्या रखा था, जो वो खुद ही फैसले लिए जा रहे थे। अब वो किसके काबिल है और किसके नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अद्वैय जब होटल की पार्किंग में आया तो वो देखता है जिया उसके सामने ही बाइक लेकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो भी अपनी गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में अद्वैय अमन को फिर से उस लैंड के बारे में पता करने को कहता है। अमन उसकी बात सुनो के कह देता है, क्योंकि अब तो उसे भी जानना था कि उससे कहीं तो चूक हुई थी। साथ ही अद्वैय अब मेहता कॉर्पोरेशन वाली लैंड में दिलचस्पी दिखाते हुए उसके लैंड ओनर से सात्विक को मीटिंग फिक्स करने को कहता है। तो वही दीवान निवास। घर पहुंचते पहुंचते आज भी जिया को देरी हो जाती है, क्योंकि कल तो जिया बता के घूमने गई थी, लेकिन आज वो बिना किसी को बताए घर से इतनी देर बाहर थी, जिस वजह से उसके डैड काफी गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि भले ही वो जिया से बात न करते हो, उनके बीच अपने ही कई मनमुटाव हों, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा जिया की चिंता लगी रहती थी। जिया जब घर पहुंची तो उससे 8:30 हो चुके थे। वो जैसे ही हाल में पहुंची उसके डैड सोफे पे बैठे कब से उसी का इंतजार कर रहे थे।
बार बार उनका ध्यान अपने हाथ पे पहनी घड़ी पे जा रहा था। आदित्यनाथ जी ने जैसे ही उसे देखा, वो अपनी जगह से खड़े होते हुए जिया से बोले, जिया, ये कौन सा टाइम है घर आने का? तुम्हारा कॉलेज 5 बजे बंद होता है, और कॉलेज से घर आने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, वो भी अगर ट्रैफिक हो तो। और तुम तो बाइक में जाती हो, फिर भी टाइम देखो, 8:30 हो रहे हैं। जिया अपने डैड की डांट सुन सिर झुकाए हुए ही कहती है, सॉरी डैड। जिया को यूं डांटते देख उसकी दादी कौशल्या जी आदित्यनाथ जी से कहती हैं, बस भी करो अब, मैंने ही उसे अपने काम से भेजा था। कौशल्या जी की बात सुन जिया अपनी दादी को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। तो वहीं दादी उसे देखते हुए अपनी आंख दबा देती हैं। ये देख जिया अपनी दादी की हरकतों पे नमे सिर हिला देती है। आदित्यनाथ जी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी माँ जिया को बचाने के लिए वो सब कह रही हैं। ये देख वो अब अपनी माँ से पूछते हुए बोले, अच्छा, तो आपने किस काम से भेजा था इसे? अपने पिता का सवाल सुन जिया चुपचाप वहां खड़ी दादी को झूठ कहने से मना कर रही थी। तो वहीं अपने बेटे का सवाल सुन कौशल्या जी जल्दी से बहाना बनाते हुए बोली, वो मैंने ही कहा था जिया से कि रूही बेटा के साथ शॉपिंग पे चली जाए, क्योंकि हमारा प्लान कैंसिल हो गया ना अनु की वजह से, इसलिए। और तुम भी न उसके आते ही उसे डांटने लगे। जिया तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर सब डिनर करते हैं। जिया हाँ में सिर हिला के अपने रूम में चली जाती है। उसके जाते ही कौशल्या जी भी घर के सर्वेंट को आवाज लगाते हुए खाना लगाने को कहती हैं। वो अभी कह ही रही थी कि तभी आदित्यनाथ जी कौशल्या जी को देखते हुए पूछते हैं, आप कब तक उसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी माँ? उसकी बात सुन कौशल्या जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जब तक जिंदा हूँ। और रही बात मेरी जिया की, तो तुम भूल गए हो वो तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन फिर भी तुम हमेशा जिया पे गुस्सा करने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो? अगर उसकी इतनी ही चिंता है तो कभी प्यार से उसके सिर पे हाथ भी फेर दिया करो। आदित्यनाथ जी अपनी माँ को देखते हुए बोले, माँ वो आपकी ही श्रेय की वजह से ही इतनी बिगड़ती जा रही है। पता नहीं कब वो समय की कदर करना सीखेगी, और कब जाके उसे अक्ल आएगी। फिर तो तुम अपनी बेटी को कभी समझे ही नहीं, क्योंकि मेरी जिया बहुत समझदार है। इतना कह वो अपने बेटे को देखने लगती हैं। समझदार? लगता है आपने उसका रिजल्ट नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से तो वो मैथ्स में पास होती है, और वैसे भी क्या जरूरत थी बिजनेस स्टडी का कोर्स लेने की? अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए था ना। और आप कहती हैं समझदार है? जो अपनी जिंदगी के सही डिसीजन तो ले नहीं सकती, आप उसे समझदार कह रही हैं। इतना कह वो जैसे ही डाइनिंग एरिया में जाने को हुए, कौशल्या जी मुस्कुराए और बोली, क्या तुम नहीं जानते उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हें खुश करना चाहती थी। वो हमेशा खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचती है। लेकिन एक तुम हो जिसे उसमें बुराई के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। सिक्का भले ही खोटा ही क्यों न हो आदित्य, वो अपनी कीमत के साथ आता और जाता है। और जिया तो हीरा है। लेकिन शायद पता नहीं कब तुम ये बात समझोगे। स्वान विलर। तो वहीं अद्वैय को भी घर पहुंचने में देरी हो गई थी। जब वो घर पहुंचा तो सभी डिनर कर रहे थे। दादी अद्वैय को जल्दी से चेंज कर खाना खाने को कहती हैं। तो वहीं पुरुषोत्तम जी देखते हैं कि उनकी पत्नी कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। आज वो जब से अपनी सहेली से मिलके आए थी, तब से ही वो कुछ अलग लग रही थी, एकदम सुपर एक्साइटेड। अद्वैय के आने से पहले ही वो 100 बार उसके बारे में पूछ चुकी थी। अद्वैय अभी जल्दी से फ्रेश होकर एक शर्ट और लोअर में नीचे आ जाता है। उसे भी काफी जोरों की भूख लगी थी। तो वहीं अनुराधा जी तो कब से उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो अद्वैय से बात करना चाहती थी। लेकिन आज वो था कि काफी देर से घर आया था। अभी तक उन्होंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी कि वो क्या कांड करके आई थी। अनुराधा जी ने ये ठान लिया था कि वो आज ही अद्वैय से इस बारे में बात करके रहेंगी। तो क्या होगा आगे, जब अद्वैय और पुरुषोत्तम जी को पता चलेगा अनुराधा जी के फैलाए रायते के बारे में, और क्या रिएक्शन होगा दोनों का, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 76, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय घर पहुंच के सबके साथ डिनर करने बैठ जाता है। तो वहीं अनु जी के चेहरे की मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। ये देख पुरुषोत्तम जी काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें अपनी पत्नी की मुस्कान के पीछे कुछ तो काला लग रहा था, क्योंकि वो जब से आई थी तब से काफी ज्यादा खुश लग रही थी। पहले उन्हें लगा शायद अपनी सहेली से मिलने की खुशी होगी, लेकिन अब उनकी मुस्कान और उनका यूं बार बार अद्वैय को देख के खुश होना उनके मन में शक पैदा कर चुका था। वो समझ गए थे कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसलिए वो अनुराधा जी से पूछते हुए कहते हैं, क्या बात है अनुराधा जी, आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। इतना कह वो उन्हें गौर से देखने लगते हैं।
अनुराधा जी अपने पति के इस सवाल पे मन में खुद से ही बोली, अनुराधा क्या कर रही है, कहीं बुढ़ू की ही नजर न लग जाए तेरी खुशी को। ये देख अनुराधा जी उन्हें घूर के देखते हुए कहती हैं, अब क्या हम खुश भी नहीं हो सकते? वैसे भी आप दोनों दादा पोते ने तो हमें वृंदावन भेजने का पूरा प्लान कर ही रखा है। अब कुछ दिन हैं, तो सोचा थोड़ा हंस लेते हैं। लेकिन आपको देख के लगता है आपको इसमें भी समस्या है। इतना कह वो अपने पति की ओर देखने लगती हैं। तो वही बाकी सब जानते थे कि उनके दादी और दादा तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और वैसे भी अगर कुछ दिन बाद में सड़क पे ही आना है तो कम से कम आज ही आराम से खाना खा लिया जाए। क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। न तो दादाजी के खिलाफ जा सकते थे और न ही अद्वैय को मना सकते थे। वैसे ये रास्ता भी अच्छा है दोस्तों। कल की चिंता क्यों करे, जब आज खूबसूरत है। और आज खूबसूरत है तो क्यों न कुछ देर चिंताओं को दूर रख कुछ पल सुकून के बिताए जाएं, अपने साथ और अपनों के साथ। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी दादी की बात सुन अद्वैय के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं और वो अपनी दादी को देखने लगता है। फिर वो एक नजर अपने दादाजी को देखता है और फिर अपना खाना खाते हुए अनुराधा जी से कहता है, दादी आप उसकी चिंता मत करो। मैं आपको वृंदावन नहीं जाने दूंगा, और अगर किसी को शौक है तो मैं उन्हें रोकूंगा भी नहीं। शायद वहां रह के उनकी दूसरों पे हुक्म चलाने की आदत छूट जाए। इतना कह वो निवाला मुंह में रख लेता है। तो वही अद्वैय की बात सुन सब कभी उसे देखते तो कभी दादाजी को। लेकिन फिर वो सभी अपने खाने पे फोकस करने लगते हैं, क्योंकि ये सब उनके दादाजी का ही तो किया धरा था। और अब तो ये रोज का ही ड्रामा बन गया था। वैसे इससे मुझे एक मूवी याद आई, शायद आपने देखी होगी, 3 इडियट्स, जब वो खाना खाने के लिए अपने दोस्तों के घर गए थे और राजू के घर में उन्होंने खाना खाया था। कमेंट में जरूर बताना अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो। तभी दादी जी अद्वैय की बात पे रोटी का निवाला तोड़ते हुए बोली, ये आदत तो जाने से रही। तुमने वो नहीं सुना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। जो आज तक नहीं सुधरे वो अब क्या ही सुधरेंगे। उन दोनों की बात सुन पुरुषोत्तम जी अपनी अर्धांगिनी को देखते हुए मन में बोले, सच ही कहते हैं, ये औरतें कभी किसी की नहीं हो सकती। खाना खाने के बाद अद्वैय अपने रूम में चला जाता है और बाकी सभी अपने अपने रूम में। अद्वैय को कुछ काम था, इसलिए वो लैपटॉप पे अपना काम करने बैठ जाता है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में जिया की कई बातें घूम रही थी। वो खुद से ही बोला, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और अगर जिया सच कह रही है तो फिर हमसे गलती कहाँ हुई? यही सब सोचते हुए अद्वैय जिया के ख्यालों में खो जाता है। तो वहीं अनुराधा जी जैसे ही अद्वैय से बात करने के लिए जाने को हुई, उन्हें सामने उनके पति देव मिल जाते हैं। वो एकदम से हैरान होते हुए, आप? ये देख पुरुषोत्तम जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, हाँ हम। अब क्या आप हमें बताएंगी कि आप इतनी खुश क्यों हैं? और अभी आप कहाँ जा रही हैं? अपने पति की बात सुन अनुराधा जी अपनी नजरें चुराते हुए, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, और क्या अब हम अपने पोते से मिलने भी नहीं जा सकते? उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी उन्हें गौर से देखते हुए बोले, जा सकती हैं, लेकिन हम तब से देख रहे हैं आपके दिमाग में कोई तो बात है। अब आप हमें बताएंगी या फिर हम भी आपके साथ चलें? ये देख अनुराधा जी का चेहरा उतर जाता है। वो अपने पति को देखते हुए बोली, आप साथ चल के क्या करेंगे? फिर से उसे नाराज करने का इरादा है क्या आपका? फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे बोली, हम पहले अद्वैय से इस बारे में बात करना चाहते हैं, फिर आपको आके बताते हैं। ये देख पुरुषोत्तम जी हैरानी के साथ अनुराधा जी को देखते हुए, हाँ अनुराधा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर बात क्या है? क्योंकि जाने क्यों पुरुषोत्तम जी को एहसास हो चुका था कि उनकी पत्नी के दिमाग में कोई तो खुराफात चल रही है। ये देख अनुराधा जी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन पहले हमें अद्वैय से उसकी शादी के बारे में बात करनी है। उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी अपनी आंखें छोटी करते हुए, शादी? क्या अद्वैय मान गया? ये देख अनुराधा जी चिढ़ते हुए, अगर आप जाने देंगे तब तो मनाऊंगी ना। उनकी गोल गोल बातें पुरुषोत्तम जी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो उन्हें सीधा सीधा बात करते हुए बोले, देखिए आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हैं? लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ खुद ऐसा दाव खेला कि बेचारे मेरे पोते को 20 दिन के अंदर शादी के लिए मजबूर कर दिया, और अब हम कुछ करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है जल्दी है। फिर वो थोड़ा गुस्सा करते हुए आगे बोली, तो आप क्या चाहते हैं उसकी शादी आपकी शर्त के बाद करवाए ताकि सब सड़क पे बैठ के भीख मांगे? अनुराधा जी के बढ़ते गुस्से को देख पुरुषोत्तम जी अपनी हार मानते हुए बोले, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वो भी इतनी छोटी सी बात पे। आप अद्वैय से बात करना चाहती हैं न, तो जाए। लेकिन आपको सच में लगता है वो मान जाएगा? उनकी बात सुन अनुराधा जी उन्हें घूर के देखते हुए बोली,
तो क्या एक बार कोशिश भी न करूं? उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी खुद ही उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी बीवी से नहीं जीत सकते, और जब वो उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती तो फिर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। तो वही जिया का घर। जिया सबके साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में चली जाती है। आज उसने जो कुछ भी किया था, उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। तो वही अद्वैय का भी कुछ वही हाल था। अद्वैय अभी काम छोड़ बालकनी पे जाके खड़ा हो जाता है। तो वही जिया भी इस वक्त अपनी बालकनी पे खड़ी थी। दोनों ही उस किस के बारे में सोच रहे थे। जिया खुद से बोली, पता नहीं हर बार उसी से कैसे टकरा जाती हूँ, और आज आज मुझे उस साइको को किस करना पड़ा। इडियट, बेवकूफ, बेलबुद्धि, अगर एक बार मेरी सुन लेता तो क्या चला जाता उसका। नाम का बिजनेसमैन है और अकल घुटने में, नहीं घुटने में भी नहीं पाँव में है। तो वही अद्वैया हाथ बांधे बालकनी में खड़ा कुछ ऐसा ही सोच रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है तुम सबसे अलग हो मिस डिवान, लेकिन आज जो तुमने किया, इससे ये साबित होता है तुम में और बाकियों में कोई फर्क नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों की फितरत अच्छे से जानता हूँ। तुम सब एक जैसी होती हो। तुम्हें दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, और तुम भी तो एक लड़की ही हो। इतना कह वो अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव थे। आंखें गुस्से में लाल थी। कई बार किसी एक के गलत करने या होने से इंसान सब पे ही भरोसा करना छोड़ देता है, लेकिन क्या ये सही है? क्या पास में किसी एक इंसान की गलती की सजा किसी और को देना या फिर खुद को देना कहाँ तक सही है? और वैसे भी जिंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती, फिर हम इंसान क्यों एक जगह थम के रह जाते हैं? सोचने वाली बात है। यहाँ एक और अनुराधा जी अद्वैया से इस बारे में बात करने जा रही थी। तो वही कौशल्या जी भी आदित्यनाथ के रूम का डोर नॉक करती हैं। आदित्यनाथ जी के रूम का डोर खुला ही था, और वो काउच पे बैठे आंखों पे चश्मा चढ़ाए फाइल में कुछ देख रहे थे। वो अपनी माँ को दरवाजे पे देख मुस्कुराते हुए बोली, और माँ आप आइए ना। कौशल्या जी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। आदित्यनाथ जी उन्हें बैठने को कहते हैं। वो उसके बगल वाले सोफे पे बैठते हुए बोली, क्या हमें हमारे बेटे से बात करने के लिए थोड़ा सा समय मिल सकता है? इतना कह वो आदित्य को देखने लगती हैं। ये देख आदित्यनाथ जी बोले, आप कैसी बात करती हैं माँ, आपको कब से पूछने की जरूरत आन पड़ी? अपने बेटे की बात सुन कौशल्या जी बोली, आदित्य मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अपनी माँ की बात सुन आदित्य जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद करते हुए बोले, जी माँ कहिए ना। इतना कह कौशल्या जी आदित्यनाथ जी से बोली, तुमने जीविका की शादी के बारे में क्या सोचा है? अपनी माँ की बात सुन आदित्यनाथ जी अपनी माँ से पूछते हुए, लेकिन माँ अचानक ये सवाल क्यों? क्या होगा आगे, और क्या अनु और कौशल्या जी कर पाएगी अपने पोते और बेटे से इस बारे में बात? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 76, चैट मंगनी पटव्य। पिछले चैप्टर में हमने देखा जहां एक और अनुराधा जी अद्वैया से उसकी शादी के बारे में बात करने जाती है, तो वही कौशल्या जी भी इस वक्त आदित्यनाथ जी के सामने बैठी थी, और वो अपने बेटे से जीविका की शादी के बारे में पूछती हैं, आदित्य तुमने जीविका की शादी के बारे में क्या सोचा है? अपनी माँ की बात सुन आदित्यनाथ जी किसी सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो अपनी माँ को देखते हुए बड़े ही शांत लहजे में बोले, शादी? लेकिन आपके मन में अचानक से ये जीविका की शादी का ख्याल क्यों आया माँ? और आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? इतना कह वो उन्हें देखने लगते हैं। आदित्यनाथ जी की बात सुन कौशल्या जी मुस्कुराए और बोली, आदित्य कुछ भी अचानक नहीं होता, बल्कि ये वक्त ही है जो कमबख्त किसी के लिए नहीं रुकता। लड़कियां कब इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं आदित्य, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो अभी कल की ही तो बात है जब जीविका ने हाथ पकड़ के चलना सीखा था, और अभी देखो तुम्हारे साथ पूरे दीवान ग्रुप को संभालती है। उनकी बात सुन आदित्यनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो आपने सही कहा माँ। पता नहीं लोग बेटे और बेटी में फर्क क्यों करते हैं। मेरे लिए तो मेरी बच्चियां ही बेटों से बढ़ के हैं। ये कहते हुए आदित्यनाथ जी की आंखों में एक गर्व था, एक गुरूर बेटियों के पिता होना का। आदित्यनाथ की बात सुन कौशल्या जी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि आज पहली बार आदित्य ने अपनी सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि दोनों बेटियों के विश्वास दिखाया था। लेकिन अभी वो ये बात करके अपने बेटे का वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि अभी अगर वो जिया का नाम लेती तो एक बार फिर उनका बेटा बात को या तो टाल देता या फिर कोई बात ही नहीं करता। लेकिन वो इतना तो जानती थी कि दिल के किसी एक कोने में आदित्य के मन में कहीं तो अपनी बेटी जिया के लिए भी प्यार छिपा है, लेकिन वो कभी जताता नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम इंसान पास में ऐसे उलझ के रह जाता है कि हमें अपना आज ही नहीं दिखता।
और वक्त हाथ से रेत की तरह निकलता रहता है। हम चाह के भी उसे नहीं थाम सकते। और अफसोस की बात तो ये है कि गुजरा हुआ वक्त भी वापस नहीं आता। इसलिए जो आज है, अभी है, यही आपका है। तो क्यों अपने मन में अपनों के लिए मनमुटाव रखना। तभी कौशल्या जी अपने बेटे से कहती है, ऐसा नहीं है आदित्य, समय के साथ लोग समझ चुके हैं कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, बल्कि बेटियां तो घर की सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों ही हैं। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, लेकिन साथ ही एक सच ये भी है कि एक बेटी को सिर्फ एक घर ही नहीं संभालना होता, बल्कि उसके हिस्से एक और घर की जिम्मेदारी होती है। और एक न एक दिन उसे वो जिम्मेदारी निभाने के लिए उस दूसरे घर जाना ही होगा। इतना कह वो अपने बेटे को देखने लगती है। अपनी माँ की बातें सुन आदित्य सवालिया निगाहों के साथ अपनी माँ को देखने लगते हैं। वो पूछते हुए कहते हैं, माँ आप कहना क्या चाहती हैं। आज अनु अपने पोते के लिए अपनी जीविका का हाथ मांग रही थी, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। इतना कह वो अपने बेटे को देखने लगती हैं। अपनी माँ की बात सुन आदित्यनाथ जी खुश होते हुए, आपका मतलब है अद्वैय के लिए हमारी जीविका का हाथ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, क्योंकि वो खुद अद्वैय से 3-4 बार मिल चुके थे और उन्हें पर्सनली अद्वैय काफी ज्यादा पसंद था। और भला कौन ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहेगा, जिस इंसान की गिनती वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में की जाती हो। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी दोनों की शादी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन उनकी खुशी देख के ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी माँ को देखते हुए कहते हैं, माँ अद्वैय वाकई बहुत अच्छा लड़का है, हमारी जीविका को बहुत खुश रखेगा। लेकिन तभी कौशल्या जी आदित्यनाथ जी को पूरी बात बता देती है, जो भी अनुराधा जी ने उनसे कहा था। क्योंकि अगर वो जीविका के लिए सच में अद्वैय के बारे में सोच रहे थे, तो फिर ये शादी 17 दिन के अंदर करनी थी, और इसलिए ही आदित्यनाथ जी को सारी बात पता होना जरूरी थी। लेकिन अपनी माँ की पूरी बात सुन आदित्यनाथ जी का चेहरा उतर जाता है। वो अपनी माँ को देखते हुए बोले, इतनी जल्दी, और अभी तो हमने जीविका से भी इस बारे में नहीं पूछा। तभी कौशल्या जी बोली, देखो आदित्य, शादी आज नहीं तो कल करनी ही है, तो ज्यादा क्या सोचना। और अभी तुम ही ने तो कहा कि अद्वैय एक बहुत अच्छा लड़का है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और वैसे भी अच्छा लड़का मिले तो चटमंगनी और पट ब्याह कर ही देना चाहिए। इतना कह वो अपने बेटे को देखने लगती हैं। स्वान विलर। तो वहीं अनुराधा जी जब अद्वैय के रूम में पहुंची तो अद्वैय अपने रूम में नहीं था। ये देख वो उसे देखते हुए बालकनी की ओर चली जाती हैं। अद्वैय एकटक चांद को देख रहा था, लेकिन उसके जहन में इस वक्त जिया चल रही थी। तभी पीछे से अनुराधा जी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हो अद्वैय। अद्वैय अपनी दादी की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं दादी, आप बताया आप यहाँ कैसे। उसकी बात सुन अनुराधा जी मुस्कुराते हुए, तुमसे बात करनी थी तो चले आए। अद्वैय उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी एक गहरी सांस लेते हुए अनुराधा जी आगे बोली, पता है अद्वैय, आज हम कितने ही दिनों के बाद अपनी सहेली से मिले, और हमें पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि आदित्यनाथ जी की माँ है। उनकी बात सुन अद्वैय हैरानी के साथ अपनी दादी को देखने लगता है। तभी अनुराधा जी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए हंस देती है, जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, हमें भी काफी ज्यादा हैरानगी हुई थी जब आज हमने उन्हें देखा था। लेकिन ये दुनिया कितनी छोटी है न अद्वैय, अभी कुछ दिन पहले तक वो हमारे लिए बिल्कुल अनजान थे। अद्वैय अपनी दादी को देखते हुए, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। उसकी बात सुन अनुराधा जी बोली, अद्वैय हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। देखो अद्वैय, मानते हैं जिंदगी में बहुत से धोखे मिलते हैं, लेकिन हर किसी की जिंदगी में ऐसा हो जरूरी तो नहीं। अब मुझे और अपने दादाजी को ही देख लो, हम मानते हैं आपकी माँ और पिता का रिश्ता। अनुराधा जी आगे कुछ कहती कि तभी अद्वैय उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, दादी प्लीज, आप अगर माँ के बारे में बात करना चाहती है तो मत कीजिए, क्योंकि उस इंसान ने माँ को धोखा दिया। ये कहते हुए वो अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, क्योंकि वो आज भी नहीं भूला था 16 साल पहले की वो रात, जिसने सब खत्म कर दिया। अद्वैय शायद ही किसी से इतनी नफरत करता होगा जितनी नफरत वो अपने डैड से करता था। आखिर क्या हुआ था 16 साल पहले, और क्या राज है अद्वैय के डैड का। क्या होगा जब आदित्यनाथ जी करेंगे जीविका से शादी की बात, जानने के लिए बने रहिए लव eruption प्यार टू होना हाई था के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब